नाजरीन देखिए, ये आईएमएफ की बात हो रही थी और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो भी गुफ्तगू हुई सरमायाकारी के हवाले से। अब वाकया ऐसे ऐसे है कि ना सिर्फ बैरूने मुल्क जो सरमायाकार है वो नहीं आ रहे, बल्कि जो असल क्राइसिस जो बहुत सारी हमारी मईशत का एक अलमिया है वो ये है कि जो लोकल इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, वो भी इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। यही वजह है कि अगर आप पिछले 4 5 6 साल में देखें तो एक मुस्तकिल आपको बहरान दिखाई देगा कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सरमाया नहीं लगा रहे, बल्कि आपने देखा कि दुबई वो रिपोर्ट्स आती हैं कि अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज जो है दुबई में वो पाकिस्तानी ओन करते हैं। या पहले तो ये हो रहा था कि बिजली का लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस था जब कराची में, तो बांग्लादेश चली गई थी फैक्ट्रियां, हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आने से पहले की बात है। फिर मुझे याद है कि लाहौर में भी मेरे एक जानने वाले हैं, वो वियतनाम में जाकर सोच रहे थे कि वहां पे फैक्ट्री लगाएंगे। बहरहाल ये तो एक मामला है। ये क्या वजह है कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, हमारे यहाँ बड़ी इसके ऊपर ये बात की जाती है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, SIFC वगैरह का भी सारा यही है मामला। लेकिन मेरी जाती जो इसमें राय, और मैं समझता हूं कि जो जो कुछ मैंने माशियात के मजमून में पढ़ा हुआ है और देख और बाकी ममालिक के हवाले से पढ़ा है, कि जब तक आप लोकल सरमायाकारी को फरोग नहीं देंगे उस वक्त तक शरह तरक्की जो है या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऊपर नहीं जाती। और उसके लिए आपको जो लोकल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर सूबाई लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जो सरमायाकारों के ऊपर जो मुख्तलिफ पाबंदियां या उनको जो तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली बात, अभी एक हमारे व्यूअर भी कह रहे हैं, टैक्सेशन का निजाम है। FBR जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है जिस तरह से वो करता है। फिर उसके अलावा आप बाकी महकमे देख लीजिए, बिजली का मामला है, बिजली की प्राइसेस जो है, बिजली की सप्लाई जो है, जो जिन फैक्ट्रीज में या जिन कारखानों में गैस का इस्तेमाल होना है वो वाले इनपुट जो है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आपको ये नहीं मालूम कि आपकी जो है जिस एरिया में आप ये काम शुरू कर रहे हैं वहां पर हालात कैसे हैं, या जो है कितने संगीन है। तो जब तक इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। और याद रहे कि बहुत सादा और मोटी सी बात है कि माशी तरक्की नहीं होगी तो नौकरियां नहीं और रोजगार नहीं बनेगा। हत्ता कि हुकूमती नौकरियां जो है जिसके ऊपर लोग बहुत तकिया करते हैं कि ये सरकारी मुलाजमत मिल जाए, ग्रेड 1 की, 2 की, 4 की, चहारम की, वो भी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके टैक्सेस की महसूलात में इजाफा नहीं होगा। हुकूमत के पास पैसे नहीं होगी कि वो स्पेंड करे, महकमों में एक्सटेंशन करे या नए पब्लिक वर्क्स का इजरा करे। उस वक्त तक ये बेरोजगारी का जो मसला है, जो कि पाकिस्तान का सरे फहरिस्त मसला है, आप देखिए ना कि आप नोट कीजिए कि कितना बड़ा ये संगीन मसला है। आपके भी जानने वाले होंगे, हमारे भी जानने वाले होंगे, कि सबसे पहली जो बात होती है वो नौकरी की होती है। आपको जितने लोग राब्ता करते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, नौजवान हो, किसी तबके से ताल्लुक हो, वर्किंग क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, हत्ता के अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास अशराफिया के लोग भी, वहां भी नौकरियों का बहरान है क्योंकि नौकरियां उस हिसाब से नहीं बन रही। और मैं ये याद करवाता चाहूँ, कई बार हमने इस प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान में हर साल 25 से 35 लाख नौजवान जो हैं वो लेबर मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि बड़े होकर तालीम हासिल करके या स्किल्स हासिल करके नौकरियों की तलाश में आ रहे हैं। और क्या इतनी नौकरियां बन रही हैं कि मिलियंस ऑफ नौकरियां जो है वो क्रिएट हो रही हो हर साल? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आपने आपको पता है कि 2013 के बाद से, और उसमें एक सियासत का भी एक एलिमेंट है, बल्कि अभी ये यूसुफ साहब बात कर रहे थे कि मईशत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं, तो मुझे वो याद आ गया। एक DGIS पे होते थे, उनका बड़ा फेमस ये जुमला था कि मईशत जो है वो जो है अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं है। तो अजीब इस तरह की जो मामलात हैं जो हमने देखा 2013 के बाद से एक नज़ुली हुई, जिस तरह से बार बार सियासी इंजीनियरिंग की गई। पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसको फारिग किया गया, उसमें क्या हड़बोंग मचाया गया, क्राइसिस क्रिएट किया गया, और वो बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस था। 2014 का धरना हो, 15 हो, 16 हो, उसके बाद फिर लाया गया एक अपनी पसंदीदा सियासतदान को, पहले उनका कदो काठ इंक्रीज करके वो उनको लाया गया। और फिर जब उनको लाया गया तो आपने देखा कि वो उस पहले 2 साल में तो मईशत जो है वो 1% भी ग्रो नहीं करी थी। फिर कोविड आ गया,
कोविड में भी बिल्कुल जीरो नहीं। तो पाकिस्तान में अब 10 साल हो गए हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं। 2014-15 से लेकर इस वक्त तक 10 साल कौमों की जिंदगी में, अच्छी खासी कौमों की क्या, इंसानों की जिंदगी में, खानदान की लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। 10 साल में आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ये 10 साल वेस्टेड डेकेड है, मैं आपको बताऊं। और वेस्टेड डेकेड इसलिए है कि माशी तौर के ऊपर जो तरक्की हो सकती थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती थी, जो नौकरियां बन सकती थी, पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट हो सकती थी, वो नहीं हुई। और उसका आज नुकसान कौन भुगत रहे हैं? ये नौजवान भुगत रहे हैं, और वो गुस्से में है। और ये वो नौजवान है जिन्होंने कल को, या आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि फिर एक बैकलॉग जमा हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। कोई ये तो नहीं होता कि एक साल का, वो साल हर साल जो है वो जमा होता रहता है बैकलॉग, और वो आगे मजीद क्राइसिस को बढ़ावा देता है। और इस वक्त यही पाकिस्तान में आप देखें सबसे बड़ा जो मसला और क्राइसिस है वो ये है कि लोग क्यों ना खुश है। पहले महंगाई का 2-3 साल लोगों ने उसको सहा, अब बेरोजगारी उसके साथ है, सियासी बेयकीनी, बेचैनी वो भी चल रही है। और उसमें आपको ये जो गुस्सा, एंगर, इस वक्त एक तलातुम किसी कैफियत है, वो दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज हम ये मईशत पे बात कर रहे थे। अभी आते हैं यूसुफ भाई, तो जरा इनसे चीन के कर्जों की भी बात करेंगे। लेकिन मैं इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए मजीद इसमें दो नुक्ते उठाना चाहता हूं। और वो ये है कि ये सारी बात ठीक है, हमारी जो सारी की सारी अशराफिया आप देखिए, उनका उनका जो जोर रहता है ना, वो ये रहता है कि जी आईएमएफ से क्या मिल जाएगा, चीन क्या दे देगा, सऊदीज क्या दे देंगे, कतर क्या दे देगा। एक बाकायदा जिसे कहते हैं सारी की सारी निगाहें, ठीक है वो फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि इतने डॉलर आपके पास आए ताकि आप इंपोर्ट्स कर सकें। तो आपको ये जो औरों की तरफ देखने, अपने मुल्क में देखें। अब ज़राअत का शोबा जो है पाकिस्तान का, ज़रखेज़ दुनिया के बेहतरीन इरिगेटेड कनाल जो सिस्टम है वो मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर तवज्जो क्या, मिनिमल तवज्जो। पिछले साल इतना बड़ा क्राइसिस हुआ कि गंदम की जो प्राइसेस है उनमें कमी की गई या वो बढ़ाई नहीं गई। और अब इस साल बहुत से लोगों का ये खदशा है कि गंदम उस तरह से नहीं उगेगी और एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ऊपर से खुश्क साली का हमने उस दिन भी जिक्र किया था कुछ रोज पहले, कि बारिशें जो हैं वो नहीं हो रही। और अगर जो ये बारिशें नहीं होती तो फिर आपको पता है कि उसका असर सबसे पहले जो ज़राअत का शुबा, फिर हमारी पानी की सप्लाई पे तो होता सो होता है। तो ज़राअत का इतना बड़ा, और अब उसके लिए हम इतने डॉलर्स, यानी कर्जा लेंगे डॉलर महंगे दामों के ऊपर, अपनी जो है सॉवरेनिटी को, सालमियत को इधर उधर गिरवी रख के, शराइत पूरी करके, नाक रगड़ के, फिर उन डॉलर से गंदम मंगवाएंगे ऑस्ट्रेलिया से या कहीं और से मंगवाएंगे। मतलब आज सितम जरीफी है देखिए कि प्लानिंग की नाम की कोई चीज ही नहीं है। और वो ये गवर्नमेंट हो, ये जो मौजूदा, या पिछली गवर्नमेंट हो, या उससे पिछली गवर्नमेंट हो, या उससे पिछली गवर्नमेंट हो, 1-2 साल से आगे कोई सोचता ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो सियासी हुकूमत होती है वो इस फिक्र में होती है। जैसे अभी इस गवर्नमेंट को आए हुए कितना, एक महीना, 1 साल 2-3 महीने हुए हैं, और उनको भी से फिक्र लगी हुई कि कोई हमारा मकूदा ठप दे। और जो उनको चलाने वाले हैं, लाने वाले हैं, या बैकर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी जनरलों की मुद्दत मुलाजमत होती है 3 साल उनकी। लेकिन उनकी फिर वो आपने देखा, जनरल राहिल शरीफ हो या जनरल वो जो थे पहले कियानी साहब थे, फिर ये जनरल बाजवा थे, वो फिर उनकी वो होती है ख्वाहिश, या ख्वाहिश होती है, या हालात बन जाते हैं कि जी वो इनको एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा, सारी की सारी सियासत, सारी की सारी आपकी पॉलिसी जो है वो अब इसकी इस जो है म्यूजिकल चेयर्स पे अटक जाती है कि किस तरह से आपने जो है आगे करनी है अपनी, जिसे कहते हैं टेन्योर। और सियासतदानों की बाजू कैसे मरोड़नी है। जो नहीं आपका एक्सटेंशन देगा उसको आप बाहर निकाल देंगे, जो देगा उसको आप ला के रखेंगे, फिर बाद में इमरान खान की तरह डंप करके भी निकाल देंगे। तो अब मसला ये हो गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो साजी जो है, अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, और जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, डंडा है, और वो पीछे होते हैं, उन सारों की सारी जो तरजीहात है वो कहीं और है। आबादी में इजाफा है कि वो हुए जा रहा है, इसलिए आपकी शरह तरक्की बढ़ेगी भी। तो वो जब आप आबादी से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी है वो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इसी तरह आप माहौलियात का की हालत देख ले। मैंने खुश साली का जिक्र किया है। लाहौर माशाल्लाह से दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया है। हर नवंबर में पाकिस्तान और तो कहीं नंबर 1 हो कि ना हो,
पाकिस्तान के शहरी इलाके जो हैं, चाहे वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, हत्ता के इस्लामाबाद की भी एनवायरनमेंट जो रही है, और वो आने वाले तमाम जो डेकेड्स है उसके ऊपर ये मसला जो है वो बनता रहेगा। तो तवज्जे जो है सारी की सारी, मैं आपके कमेंट्स की तरफ भी आता हूं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे कमेंट्स जबरदस्त आ रहे हैं। तवज्जे सारी की सारी जो है वो रहती है कि किस तरह से अपनी जो एक्सटेंशन लेनी है, जनरल साहब हो या सिविलियन गवर्नमेंट, तो किस तरह उसको कोई निकाल ना दे, कोई हाथ ना लगा ले, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो जाए, या हो जाए तो फिर कैसे गद्दारी का और वो बयानियां बनाना है। यानी कि आप देखें कि सारी की क्या पॉलिसी है इस वक्त। अगर आप ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लीजिए, इस वक्त सबसे बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट जमहूरियत पसंद इंसानी हकूक की चैंपियन पार्टी है, और सारा दिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन और ये वो। तो कोई से पूछे कि आपके पास क्या प्लान है कि किस तरह से आप पाकिस्तान में जमहूरियत को रिस्टोर करेंगे, किस तरह से पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे, तो जीरो है। यही हाल आप बाकी पार्टीज का भी देख लें, उनको भी जो मौजूदा पावर में है उनको भी हम इस्तेस्ना नहीं दे सकते। हकीकत यह है कि उनका भी प्लान नहीं है। वो वही पुराने घिसे पिटे मंसूबे जब उनको वो ले आते हैं, जारी कर देते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, बड़े बड़े इजरा में, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो नदारद, कुछ नहीं होता। तो मैं अब ये कुछ आपके कमेंट्स भी देखता हूं। अब देखिए ये बहुत जबरदस्त बात आरिफ महमूद साहब ने लिखी है कि वियतनाम इज मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द बेस्ट ईवी व्हीकल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये देखिए वियतनाम की कहानी देखिए नाजरीन। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये वॉर ऑन टेरर हुई, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया और वो कर दिया और फलाना कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम की ईंट से ईंट बजा दी थी। ऑरेंज एजेंट गैस जो है इस हद तक छोड़ी कि आज तक लोग वहां पर उसको साफ करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन वो उठे, खड़े हुए अपने पांव पे, उन्होंने कहा जो माजी है उसको पीछे रखें और हमने आगे कैसे बढ़ना। चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान में फैशन भी है कि जी वो कॉलोनियलिज्म की, वो अंग्रेजों ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने तबाह कर दिया। भाई अंग्रेज अब गए हुए, ठीक है, कॉलोनियलिज्म बहुत ही गलत और गलीज और वो जनरेशन लगती है उसको एंड एंड करने में। लेकिन आप ये देखिए कि जो है वो उससे हम आगे नहीं निकलते। वो हर चीज हम डालते हैं, पहले हम अंग्रेजों पे डालते थे, अब अमेरिका पे डालते हैं या यहूदो हदूद पे डालते हैं। तो भाई अपना घर की तो सफाई करें। मैं मैशत की बात इसलिए कर रहा था कि अपनी पॉलिसीज जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा। फिर ये आरिफ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वियतनाम कहां से, मुझे खुद इत्तेफाक हुआ वियतनाम जाने का, और यकीन कीजिए कि मैं पहली बार गया था 2006 की बात है, फिर दोबारा मैं गया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस जगह पर जाकर के कभी वो जगह का वो हाल था जो हमने तस्वीर और फिल्में वो देखी थी। और आज वियतनाम एशिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली इकोनॉमी है, बल्कि कई शोबाजात में वो चीन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स जो है, उनका फॉरेन एक्सचेंज देखें, और इसलिए कि वहां पे एक प्लानिंग है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जो पॉलिसी वो बनाते हैं उसे वो इंप्लीमेंट करवाती है वहां की पार्टी, वहां की जो है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जो है वो डिसिप्लिन ज्यादा होता है, जाहिर बात है हमारे यहाँ तो ज्यादा। लेकिन मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि पार्टियों का कुछ शऊर, कुछ विजन भी होता है। ये हर चीज डाल देना अमेरिका के खाते में या जीएचक्यू के खाते में या इंडिया के खाते में, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपको मैं ये एक और चीज इसमें ये बता रहा हूँ। मैं वियतनाम पे आता हूँ अब। ये मैं जकिया खानम साहिबा, शुक्रिया आपके कमेंट का। देखिए बात यह है कि मेरा एनालिसिस क्या होना, मैं ये बातें दोहरा दोहरा के खुद थक चुका हूँ। ये 20 साल हो गए, 2005 में मैंने लिखना स्टार्ट किया था, आज 20 साल हो गया। और अब मैं लिखना मैंने बंद कर दिया है कि मैं जब लिखने बैठता हूं तो मैं कहता ये बात तो मैंने कोई 4 साल पहले लिखी थी, 3 साल पहले लिखी थी, कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक पहिया की तरह वो एक विशेष साइकिल की तरह फंसे हुए हैं कि वही मामला, उसी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, उन्हीं जॉब्स की बात करें, उन्हीं जर्नैलों की, उन्हीं सियासतदानों की बात करें, कोई भी पार्टी हो। और इस वक्त यही हमारा बात है। फिर शहबाज खान साहब, थैंक यू। आपने कहा टेक अ कर्सरी लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड दैट वुड आंसर द क्वांडरी। शहबाज साहब, आप जो बात कह रहे हैं 200% दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है या रियासत जिनको ओन करती है, वो एक सफेद हाथी आपका खून निचोड़ रहे हैं। यकीन जानिए, ट्रिलियन, खरबों रुपया उनको दिया जाता है जिनकी जीरो प्रोडक्टिविटी है। पाकिस्तान स्टील मिल सबसे बड़ा उसका एग्जांपल है। उसकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलिज्म में आके उसको रोक दिया। स्टील मिल बंद पड़ी है, तनख्वाहों पर तनख्वाहें जा रही हैं।
अरबों रुपए के बजट जो है वो मंजूर होके जा रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। कौन दे रहा है? आपके टैक्सेस से। दिया सलाई पे, माचिस पे, मोमबत्ती पे, हर चीज पे टैक्स मौजूद है। अच्छा, और कोई उसका हाल जो है वो आगे ठीक होने वाला नहीं है। और ये फिर वो कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम ये करेंगे। प्राइवेटाइजेशन पिछला कितना शोर मचाया कि जी वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तैयार हो गई है, वो फवाद साहब जो है वो आके उन्होंने वो कर दिया वगैरह वगैरह। और कहाँ गई वो प्राइवेटाइजेशन? वहीं की वहीं रुकी हुई है। मैं खुद जाती तौर पे प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूं बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के राइट्स जो हैं उनका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उनको सबको फारिग कर दें, हजारों लोगों को। लेकिन ये आसिफ जमाल साहब की आपकी जो बात है, आपने कमेंट दिया, ब्यूरोक्रेसी एंड पाकिस्तान कैन नॉट गो टुगेदर, दिस सिस्टम मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अ प्रोफेशनल अप्रोच। आप आसिफ जमाल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्टील मिल्स हो, इनको कौन चलाता है? पीआईए का कौन है इस वक्त है? मतलब रिटायर्ड एयर मार्शल्स जो है वो उनको ले आते हैं। भाई उनका क्या तजुर्बा है? वो जंगी जहाज चलाना, एक स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी में वो काम करते हैं, वो और चीज होती है। पीआईए कॉरपोरेशन है, आपने उसको वो कराना। और यही वजह है कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने फेवरेट्स को वहां पे लगाती है और भटा बैठता है। पीआईए का भी खसारे में चलने वाली एंटरप्राइज है, बेतहाशा। और ऐसी एंटरप्राइजेस है सूबाई लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। उनको आप उनका बंदोबस्त कीजिए। आप ये सफेद हाथी जो है इसको खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों की जान छुड़ाएं, नहीं तो पाकिस्तानी जो है वो नहीं तरक्की, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया है। ये फिरा एहसन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई नई न्यू इंडस्ट्री नहीं लग रही, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं जहां कोई जॉब्स नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है। देखिए, दो बातें बिल्कुल आपने सही कही। इसके ऊपर भी काफी तहकीक हो रही है कि जो पाकिस्तान का सरमाया है, हम पहले बात करते हैं कि सरमाया क्यों नहीं, सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, कारखाने क्यों नहीं लग रहे, जॉब्स क्यों नहीं बन रही? क्योंकि सारा पैसा तो रियल एस्टेट में लग चुका हुआ है पहले। और अभी उसका भट्टा बैठा हुआ सब रोध हो रहे हैं जी कि ये है और वो है। रियल एस्टेट के अंदर हाउसिंग सोसाइटी पे हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि वो हालत हुई हुई है, आप सबके सामने है वो मामला, कि एक तरह से सारे का सारा आपका सरमाया जो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल होता है, वो ये फाइलों की स्पेकुलेशन के लिए। और इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान के सबसे जो ताकतवर हल्के हैं वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो जिनका जिक्र कर ले, जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते, उनका आपको पता ही है कितना उनको शौक है प्लॉट्स का और डीएचएस बनाने का। और जगह जगह मतलब ये कि बहावलपुर में, वो ग्वादर में पीने का साफ पानी नहीं है, तो हाउसिंग सोसाइटियां माशाल्लाह बन रही हैं। मतलब मुल्तान, बहावलपुर, जनूबी पंजाब के लोग तड़प रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत में रह रही है, लेकिन क्या है कि हाउसिंग सोसाइटीज धड़ाधड़ धड़ाधड़ बन रही है। और वो सारे का सारा आपका सरमाया लॉक हो जाता है। देखिए, माशियात में ये होता है कि आप जो है अपना सरमाया उसको इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से कि जिससे कि आपको आगे आमदन हो। तो मैं ये बातें जो है, मैं मईशत की मुझे मौका मिला, यूसुफ साहब गए हुए थे और वो चूंकि आ गए हैं तो वेलकम बैक यूसुफ साहब। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने अपना जो है मईशत पे एक भाषण जो है वो नाजरीन के लिए पेश कर दिया।